दोस्तों नमस्कार। सोचिए जरा, जब एक सुबह अखबार आप खोलते हैं और देखते हैं कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो शायद एक पल के लिए आपका सीना जो है वो गर्व से फूल जाता है। देश की प्रगति, दुनिया में पहचान, ये बातें किसी को भी गौरवान्वित कर सकती हैं और हमें भी करती हैं, आपको भी करती होंगी। लेकिन क्या कभी आपने खुद से ये सवाल किया है कि इस तरक्की की रोशनी मेरे घर की चौखट तक आई क्या? क्या मेरी नौकरी, क्या मेरे बच्चों की पढ़ाई, क्या मेरी दवा और मेरे जेब पर इसका कोई असर हुआ क्या? वो भी क्या 5वें या 6वें नंबर से चौथे नंबर पर पहुंच गई क्या? उसमें कोई इजाफा हुआ क्या? यही फर्क है आंकड़ों के जश्न और जमीनी सच्चाई में। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने हाल ही में ऐलान किया था कि भारत अब जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आईएमएफ का डेटा जो है वो हमारे सामने रखा गया और मीडिया, सोशल मीडिया और बयानबाजी में जो तमाम बयानबाजी है उनमें एक ही सुर गूंजता रहा, दिन भर सुर गूंजता रहा कि हम चौथे नंबर पर आ गए। टेलीविजन न्यूज चैनल्स पर हमें लगातार ये बताया जाता रहा कि कितना गर्व का विषय है कि भारत अब चौथे नंबर पर आ गया। लेकिन क्या कभी आपने सोचा ये चौथा नंबर किस पैमाने से मापा गया है? इसका क्या पैमाना है? किस तरह हमें बताया गया है कि हम चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं? इसका पैमाना क्या नॉमिनल जीडीपी है या फिर पीपीपी मॉडल, एग्रीगेट जीडीपी है या फिर पर कैपिटा? इन्हीं सवालों में छुपी है तरक्की की सच्ची तस्वीर। नॉमिनल जीडीपी यानी डॉलर के हिसाब से देश की कुल आर्थिक गतिविधि, यह आंकड़ा रुपए की डॉलर के मुकाबले कीमत पर निर्भर करता है। अगर डॉलर मजबूत होता गया तो रुपया जाहिर तौर पर कमजोर हो जाएगा और जीडीपी में उछाल या गिरावट बिना असल अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा परिवर्तन आए ही हो सकती है। यानी ये आंकड़ा एक शीशे की चमक के जैसा है, जो दिखता है लेकिन टिकता नहीं है। जीडीपी तो ऊपर गई लेकिन आपकी सैलरी, नौकरी या बिजली का बिल वहीं का वही है। तो उस नंबर से क्या बदला आपके जीवन में, यानी जीडीपी के नंबर से आपके जीवन में क्या बदला, ये एक बड़ा सवाल होता है। और यही सवाल होता है जब किसी देश की जीडीपी बढ़ती है या फिर कम होती है तो उसके नागरिकों के जीवन पर उसका क्या असर पड़ता है। अब समझिए, पीपीपी मॉडल यानी परचेजिंग पावर पैरिटी, ये वो तरीका है जिसमें देखा जाता है कि एक इंसान अपनी आमदनी से कितनी चीजें खरीद सकता है, उसकी खरीदने की क्षमता कितनी है। दिल्ली में रहने वाला एक शख्स 30,000 रुपए में घर चला सकता है, लेकिन पेरिस में रहने वाले एक आदमी के लिए 2,000 यूरो कमाने के बावजूद भी शायद खर्च चलाना मुश्किल हो जाए, क्योंकि वहां खर्च बहुत ज्यादा है। इसीलिए ऐसे देश मोबाइल बनाने से लेकर खाना उगाने तक के जो काम है वो भारत से ही करवाते हैं। इसीलिए आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और आईसीपी जैसे संगठन जीडीपी को पीपीपी के आधार पर मापते हैं और इनके मुताबिक भारत 2009 से ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यानी जब देश में प्रचार कम था, काम ज्यादा था। और इस समय काम ज्यादा नहीं है लेकिन प्रचार बहुत ज्यादा है। तो असल में किसी भी देश की तरक्की मापने का सही पैमाना उसके नागरिकों की हालत होती है। मान लीजिए किसी कॉलोनी में 100 घर हैं और उनमें से उन सभी में कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपए की संपत्ति है, लेकिन एक बात है कि 90 जो लोग हैं वो छोटे छोटे कमरों में किराए से रहते हैं। तो क्या वह पूरी कॉलोनी अमीर मानी जाएगी? बिल्कुल नहीं। उस कॉलोनी के केवल जो 10 घर हैं वही अमीर माने जाएंगे। माना कि उस कॉलोनी की सामूहिक जो वैल्यू है वो 100 करोड़ रुपए है। यही है एग्रीगेट जीडीपी बनाम पर कैपिटा जीडीपी में फर्क। भारत की पर कैपिटा जीडीपी $2,879 है, जबकि यूके की $54,949, यानी एक ब्रिटिश नागरिक की औसत आमदनी भारतीय नागरिक से तकरीबन 20 गुना ज्यादा है। जीडीपी में हम ऊपर हैं लेकिन आपकी जेब में सिर्फ $600 का इजाफा हुआ है पिछले 4 सालों में, जबकि इसी दौरान यूके के नागरिकों के लिए तकरीबन $8,000 का फायदा हुआ है। तो क्या जीडीपी की रैंकिंग वाकई हमारे लिए, आम नागरिकों के लिए मायने रखती है? ये सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए। नॉमिनल जीडीपी की घोषणा मीडिया हेडलाइन और भाषणों के लिए एकदम मुफीद है, क्योंकि राजनीतिक लाभ उठाने होते हैं नेताओं को, लेकिन पीपीपी यानी पर कैपिटा जैसे मापदंड चुनावी भाषणों में शामिल नहीं हो पाते, क्योंकि वहां डिटेलिंग ज्यादा होती है, अर्थशास्त्र ज्यादा लगता है, क्योंकि वहां सवाल भी होते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और असमानता पर भी बात होती है, और ये सवाल सत्ता के लिए असहज करने वाले होते हैं। आपने देखा ही है भारत की हालत को, यहाँ किस तरह आर्थिक असमानता जो है पैर पसारे हुए है। इसीलिए ऐसे आंकड़ों को भीड़ में दबा दिया जाता है, बड़ी बड़ी हेडलाइंस में दबा दिया जाता है, और फिलहाल यही हो रहा है। देश अगर
जीडीपी के पायदान पर चौथे नंबर पर है, तो क्या हम सभी उसी पायदान पर खड़े हैं? ये देखने वाली बात है और ये महसूस करने वाली बात है। क्या आप महसूस कर पाते हैं उन अखबारी हेडलाइंस को, उन अखबारी सुर्खियों को जो बताती हैं कि जीडीपी में भारत चौथे नंबर पर आ गया है, लेकिन आप कहां हैं? ये आपको महसूस करना होगा। या फिर ये पायदान सिर्फ कुछ लोगों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस या ट्विटर थ्रेड तक ही सीमित रह जाते हैं, वो बताते रहते हैं कि जीडीपी में भारत कितना आगे जा चुका है या फिर सत्ता कितनी बेहतर काम कर रही है, लेकिन जीडीपी असल विषय नहीं हो सकता। असल विषय है राशन, रोजगार और आम आदमी के लिए सम्मान का जीवन, जो कि फिलहाल भारत में थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। वरना ये जीडीपी सिर्फ एक नारा है, इसे कह सकते हैं आप गवर्नमेंट डिस्प्लेड प्रॉस्पेरिटी। ये प्रॉस्पेरिटी जनता के लिए नहीं है, ये जनता की नहीं है, ये केवल सरकारों की दिखाने वाली प्रॉस्पेरिटी है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम आदित्य है। मुझे देखने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।